बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के दौरान बहुत सारे फील्ड्स को भरना है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। साइट से इसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है सर्वर प्रॉब्लम की वजह से। ह्यूमन एरर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि एक तो टाइमर लगा है कि 15 मिनट में आपको अपने रजिस्ट्रेशन के बाद आवेदन को कंप्लीट करना है, अन्यथा की कंडीशन में बार बार सर्वर एरर करके आएगा या फिर टाइम आउट लिख करके आएगा। तो इस कंडीशन में अभ्यर्थी पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है कि हमें जल्दी जल्दी भी भरना है। इसके अलावा इतने सारे फील्ड्स हैं कि गलती होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही हैं। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों के छोटे छोटे मिस्टेक्स हो गए हैं, जिसकी वजह से उनका पूरा ध्यान इन गलतियों पर जा रहा है और इसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि भविष्य में जाकर के उनका अभ्यर्थन तो नहीं कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसे तमाम प्रश्न आप लोग के कमेंट के माध्यम से आ रहे हैं, जिसका उत्तर ढूंढने की इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसा नहीं है कि जो भी आपने फील्ड आवेदन में भरे हैं या फिर जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो परीक्षा देने से पहले ही आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने जो भी फील्ड भरे हैं उसको सही मानते हुए आयोग आपका उसी डॉक्यूमेंट के आधार पर एडमिट कार्ड जारी करेगा। प्रॉब्लम तब आती है जब काउंसलिंग के दौरान मैनुअली तौर पर आपके डॉक्यूमेंट्स को मैच किया जाता है या फिर आपके जो भी आवेदन करते समय आपने डिटेल भरे थे उसको मैच किया जाता है। अभी चूंकि सिस्टम जनरेटेड आपका एडमिट कार्ड जारी होता है, जिसमें कोई भी आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं किया गया है, तो आपने कोई भी गलती क्यों ना की हो, चाहे छोटी से छोटी या फिर बहुत बड़ी, तो भी आपका एडमिट कार्ड तो जारी हो ही जाएगा। अभी से आवेदन निरस्त नहीं होते हैं, रिजेक्ट नहीं होते हैं, वो काउंसलिंग के दौरान की प्रक्रिया है। अब काउंसलिंग में किन किन गलतियों से फॉर्म या फिर अभ्यर्थन को कैंसिल किया जाता है, इसके बारे में चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से ऑनलाइन मोड में पहली बार आवेदन लिए जा रहे हैं और परीक्षा भी लिखित माध्यम से होने जा रही है। मतलब ऑब्जेक्टिव ही होगी लेकिन लिखित परीक्षा के नाम से बोला जा रहा है। तो इस कंडीशन में चूंकि पहले जो प्रक्रिया थी वो ऑफलाइन मोड में थी और उस समय की प्रक्रिया से आज की प्रक्रिया को कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि 4-5 साल में बहुत चीज़ें परिवर्तित हो चुकी हैं। और इन सभी मुद्दों पर अन्य राज्यों में किस प्रकार से ट्रीट किया गया बिहार से सटे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहां पर भी सुपर टेट के आधार पर चयन प्रक्रिया हो चुकी है और छोटी छोटी गलतियों को राज्य सरकार ने क्या इग्नोर किया था और किस पर अभ्यर्थन कैंसिल कर दिया था, इसके आधार पर ही मैं आपको सभी चीज़ें सूचित करूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करेंगे विवाहित महिलाओं को लेकर के। बहुत ज़्यादा कमेंट के माध्यम से प्रश्न आ रहे हैं कि इन अभ्यर्थियों का जो डॉक्यूमेंट होगा वो किसके नाम से प्रोड्यूस करना होगा। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ शब्दों में मेंशन किया गया है, अगर आप विवाहित महिला हैं तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पिता के नाम से इश्यू होना चाहिए। पिता जो कि आपके जन्म देने वाले पिता हैं, जो ससुर होते हैं यानी फादर इन लॉ होते हैं, वो पिता की बात नहीं की जा रही है। जो आपको जन्म देने वाले पिता हैं उनके नाम से आपका सभी डॉक्यूमेंट्स इश्यू होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन अगर कोई एक विवाहित महिला है जो कि अपने हस्बैंड के नाम से डोमिसाइल बनवाई हैं और उनके पिता भी बिहार के रहने वाले हैं, तो सिर्फ डोमिसाइल के आधार पर उनका आरक्षण का लाभ से उनको वंचित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पिता के नाम से हैं और आपके पिता जो हैं वो बिहार के मूल निवासी हैं, तो उस कंडीशन में आप आरक्षण का लाभ लेने के लिए पात्र हो जाती हैं। अगर आपका जो डोमिसाइल है यानी निवास प्रमाण पत्र, आवासीय जिसे बिहार में बोला जाता है, अगर वो आपके पिता के नाम से नहीं बल्कि आपके पति के नाम से है और आपके पति भी बिहार के निवासी हैं, तो उस कंडीशन में आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। लेकिन कोशिश यही करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपके पिता के नाम से हो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी विवाहित महिलाओं के लिए जो भी डॉक्यूमेंट बनेगा, जैसे कि आवासीय हो गया, उनका ईबीसी सर्टिफिकेट हो गया, बीसी सर्टिफिकेट हो गया, एससी एसटी, इसके अलावा दिव्यांगता का सर्टिफिकेट हो गया, इसके अलावा जो डोमिसाइल का सर्टिफिकेट हो गया, सब कुछ आपके पिता के नाम से ही इशू होना चाहिए। और अगर डोमिसाइल पिता के नाम से नहीं है, पति के भी नाम से है, लेकिन अगर आपके पिता बिहार के मूल निवासी हैं, तो उस कंडीशन में आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसी महिलाएं जो कि उत्तर प्रदेश या फिर किसी अन्य राज्य से बिहार में विवाहित हुई हैं, उनके कंडीशन में क्या लागू होगा, ध्यान से समझ लीजिए। बिहार सरकार के द्वारा समय समय पर जो नोटिफिकेशन निकाले गए हैं आरक्षण से संबंधित, उसमें साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि आरक्षण पाने का हकदार वही होगा जो कि बिहार के मूल निवासी होंगे। चूंकि आपने अन्य राज्य से बिहार में शादी की है, तो उस कंडीशन में आपके पिता अन्य राज्य में होंगे, बिहार में नहीं होंगे, तो उस कंडीशन में आप आरक्षण लेने के लिए पात्र नहीं होंगी। यहां तक क्लियर हो गया। और आरक्षण जो होता है वो आपके पिता से तय होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक महिला है जो कि एससी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं बाय बर्थ अपने पिता के कास्ट से, लेकिन उन्होंने शादी कर लिया एक अनरिजर्व कैटेगरी में, तो वो उनकी कैटेगरी अनरिजर्व नहीं मानी जाएगी। उनकी कैटेगरी जो है उनके पिता के हिसाब से एससी कैटेगरी ही मानी जाएगी, जो कि जन्म के समय
उनके पिता की कैटेगरी थी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपकी सभी चीज़ें डिसाइड होती हैं, यानी कि बिहार से बाहर की जो भी महिलाएं हैं वो बिहार में आरक्षण के लिए क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि आरक्षण का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप बिहार की मूल निवासी होंगी, यानी आपके पिता बिहार के मूल निवासी होने चाहिए। ठीक है, आपके पति मूल निवासी हैं बिहार के, उससे मतलब नहीं है, आपके पिता मूल निवासी होने चाहिए। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ शब्दों में मेंशन किया गया है और समय समय पर जो नोटिफिकेशन निकाला जाता है उसमें मेंशन किया गया है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए आपकी शादी बिहार में हुई और आपने बिहार का डोमिसाइल प्रोड्यूस किया, क्योंकि आप अपने पति के साथ ही रहेंगी, तो उस कंडीशन में आप अपने पति का डोमिसाइल, पति के नाम से डोमिसाइल बिहार का इशू किया और आपके पिता भी बिहार के मूल निवासी हैं, तो उस कंडीशन में आप आरक्षण के लिए क्लेम कर सकती हैं। लेकिन चूंकि आपके पिता से ही आरक्षण मिलना है और आपके पिता बिहार के मूल निवासी नहीं है, तो आप भी बिहार की मूल निवासी के तौर पर नहीं काउंट की जाएंगी। सिर्फ पति के बिहार में रहने से आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी महिलाएं जो यूपी से या फिर बिहार से बाहर के किसी भी राज्य से हैं, तो उनको अनरिजर्व कैटेगरी में ही फाइट करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हो गया? अब अनरिजर्व कैटेगरी में भी वो बिहार से अप्लाई करें या फिर अन्य राज्य का दिखा करके अप्लाई करें, तो उस कंडीशन में आप चूंकि डोमिसाइल प्रोड्यूस कर रही हैं अपने पति के नाम से, लेकिन आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगी। लेकिन आप बिहार के निवासी होने के लिए तर्क दे सकती हैं कि चूंकि शादी होने के बाद से आप ये है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कंडीशन फंस सकते हैं। इसलिए आप अनरिजर्व कैटेगरी में अदर स्टेट कैंडिडेट करके ही अगर आप आवेदन करेंगे तो ही आपको सहूलियत होगी, नहीं तो बहुत सारी कानूनी पेच में आप फंसेंगी। इसलिए अगर आप बिहार से बाहर की कोई भी महिला है जो कि बिहार में शादीशुदा है, तो आपको अदर स्टेट करके ही फिल करना होगा और अनरिजर्व कैटेगरी में ही फाइट करना होगा। यहां तक क्लियर हो गया? ऐसी महिलाएं जिनका बिहार से किसी दूसरे जिले राज्य में शादी हुआ है, जैसे बिहार से यूपी में शादी हो गया, तो उस कंडीशन में उन पर क्या लागू होगा, ध्यान से समझ लीजिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि विवाहित महिलाओं के लिए भी जो सभी डॉक्यूमेंट्स इशू होने चाहिए वो पिता के नाम से इशू होने चाहिए। तो चूंकि पिता आपके अभी भी बिहार के मूल निवासी हैं, तो उनके नाम पर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं सब कुछ इशू हो जाएगा आपका। तो उस कंडीशन में आप लाभ ले सकती हैं आरक्षण का और आप बिहार के मूल निवासी के तौर पर आवेदन कर सकती हैं। तो बिहार से जिनका शादी बाहर के राज्य में हुआ है, तो वो बिहार के निवासी ही माने जाएंगे, क्योंकि उनके पिता बिहार के मूल निवासी हैं। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए अब बात कर लेते हैं एक एक करके कि फॉर्म में जो भी डॉक्यूमेंट्स या फिर जो भी डिटेल्स अपलोड किए गए हैं उसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर गलती होती है। तो देखिए, जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो 100 KB से कम में अपलोड करना था। तो सभी डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ब्लर हो चुके हैं, वो बिल्कुल पढ़ने लायक नहीं है। तो अगर डॉक्यूमेंट अपलोड में कोई भी आपकी गड़बड़ी हो गई है, तो कोई भी आयोग, बीपीएससी भी उसे मैच नहीं करेगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं होगा उससे मैच कर पाना। ठीक है, तो उसको लेकर के आप घबराइए मत। जो भी डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हुआ है, कोई मार्कशीट की जगह सर्टिफिकेट हो गया या सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट हो गया, तो भी घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दूसरा, ऐसे अभ्यर्थी जिनका सर्टिफिकेट नंबर या फिर इशू डेट में कोई प्रॉब्लम हुआ है, तो उनके लिए क्या होगा, तो ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपने जो सर्टिफिकेट नंबर दिया है वो सर्टिफिकेट नंबर नहीं बल्कि मार्कशीट नंबर ही क्यों ना हो, या फिर कोई भी ऐसा नंबर जो कि आपके पास फिजिकल तौर पर जो आपका मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट अवेलेबल है उस पर मेंशन किया गया है, तो आप उसको दिखा करके प्रोड्यूस कर सकते हैं प्रूफ के तौर पर कि आप ही वो जेन्युइन कैंडिडेट हैं। ये सभी डिटेल सिर्फ इसलिए मांगे जाते हैं ताकि काउंसलिंग के समय कोई एक ऐसा फ्रॉड कैंडिडेट है तो उसको पकड़ में लाया जा सके। और चूंकि आपने जो भी डिटेल भरे हैं आपके पास वो फिजिकल तौर पर होना चाहिए। तो आप मार्कशीट भरे हैं तो मार्कशीट पर आप दिखा सकते हैं, आपने सर्टिफिकेट का नंबर भरा है तो वो दिखा सकते हैं कि आपके पास फिजिकल तौर पर है। आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की गलतियों को लेकर के कोई भी आपका अभ्यर्थन निरस्त नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो इशू डेट है उसको लेकर के बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं कि इशू डेट में मेरी गड़बड़ी हो गई तो ऐसा क्या हो गया, होगा क्या, प्रॉब्लम होगा क्या। तो देखिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि जो कि 12 जुलाई 2023 है, उस तिथि तक आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि आपको एलिजिबल बनाते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर उस पर इशू डेट इससे पहले का है, तो भले ही आपने कोई भी इशू डेट क्यों ना डाला हो वो आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, क्योंकि साफ शब्दों में मेंशन किया गया कि इससे पहले आपका इशू हो जाना चाहिए। तो आपके पास जो फिजिकल होगा जो आप प्रोड्यूस करेंगे वो इससे पहले का होगा। तो आपने ऑनलाइन आवेदन में कोई भी डेट क्यों ना डाला, उसे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब जबरदस्ती आयोग अगर आपका अभ्यर्थन निरस्त करने पर तुल ही जाए तो वो अलग बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में और अन्य राज्यों में जो भर्तियां चलती हैं उसमें इस प्रकार की गलतियों को इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि ये अंडरस्टूड बात है कि बहुत सारे अभ्यर्थी अपने से नहीं भर पाते हैं तो साइबर कैफे में जाते हैं। साइबर कैफे वाले हड़बड़ हड़बड़ करते हैं और कुछ ना कुछ गलती हो ही जाता है, ह्यूमन एरर के तौर पर इसे माना जाता है, और इस प्रकार की गलतियों को इग्नोर करने की लगातार आयोग कोशिश करता है। अब मैं आपसे बता दूं कि जो आपका अभ्यर्थन कैंसिल किया जाता है वो ऐसे डिटेल के आधार पर किया जाता है जिसके
वजह से आपका डायरेक्ट मेरिट प्रभावित होगा, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन प्रभावित होता है। जैसे कि किसी अभ्यर्थी ने मेल की जगह फीमेल कर दिया, फीमेल की जगह मेल कर दिया, तो उसका अभ्यर्थन डायरेक्ट कैंसिल कर दिया जाएगा काउंसलिंग के दौरान। क्यों? क्योंकि महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया गया है। अब जो फाइनल मेरिट बनेगी वो जो भी आपने मेल या फिर फीमेल सेलेक्ट किया होगा उसके आधार पर बनेगी। क्योंकि अगर आप फीमेल होंगी, अगर आप मेल होते हुए फीमेल भर दिया होगा तो चूंकि आपका जो मेरिट बनेगा वो आपको 50% रिजर्वेशन देते हुए बनेगा, तो उस कंडीशन में पूरी मेरिट प्रभावित होगी, इसलिए सीधे आपका अभ्यर्थन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो कोई भी ऐसा अभ्यर्थी जो कि मेल की जगह फीमेल, फीमेल की जगह मेल कर दिया है, उसका अभ्यर्थन 100% कैंसिल होने वाला है, क्योंकि रिजर्वेशन डायरेक्टली फीमेल को दिया गया 50% हर कैटेगरी में, तो इसलिए ये डायरेक्टली आपके अभ्यर्थन को कैंसिल कर देगा। इसके अलावा अगर आपने मार्क्स के डिटेल को भरने में गलती कर दिया है तो आयोग शायद उसको इग्नोर कर सकता है। क्यों इग्नोर कर देगा? क्योंकि चूंकि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड तो जोड़ा नहीं जा रहा है, तो उस हिसाब से आपके मार्क्स का कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, तो अगर इस प्रकार की कोई गलती हुई है तो आयोग उसको इग्नोर कर सकता है, क्योंकि ये डायरेक्टली मेरिट से नहीं जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को चुनना था, जैसे प्राथमिक के लिए आप जाते हैं तो यूपी में स्नातक के बाद डीएलएड होता है, तो स्नातक प्लस डीएलएड चुनना था। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने इंटर प्लस डीएलएड को चुन लिया, तो क्या अभ्यर्थन कैंसिल हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके लिए बिहार में अगर आप देखेंगे तो इंटर के बाद ही डीएलएड होता है। एनसीटी की गाइडलाइन देखेंगे तो इंटर के बाद ही डीएलएड की बात की गई है। तो आप ग्रेजुएशन के बेस पर भले ही डीएलएड किए हैं, लेकिन आप वो मिनिमम एलिजिबिलिटी रखते हैं, भले ही आपने इंटर प्लस डीएलएड को सिलेक्ट क्यों ना कर लिया हो, तो आपने इंटर का डिटेल भरा होगा उस दौरान, तो वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रोड्यूस करने के लिए होंगे। तो भले ही आपने इंटर प्लस डीएलएड क्यों ना कर लिया है उत्तर प्रदेश से रहते हुए, तो भी आपका अभ्यर्थन कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है शिक्षक बनने के लिए प्राथमिक में वो आप रखते हैं और वो सभी डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस कर देंगे। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यूपी के रहते हुए अगर आपने इंटर प्लस डीएलएड सेलेक्ट कर लिया तो भी आपका अभ्यर्थन कैंसिल नहीं होगा। लेकिन जो पात्रता और दक्षता वाले को चुनना था उसकी वजह से आपका अभ्यर्थन कैंसिल कर दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर पात्रता मतलब कि आप बता रहे हैं कि ये या तो बीटीटी या तो सीटीटी आपने क्वालिफाई किया है, और दक्षता का मतलब उस आवेदन में साफ शब्दों में मेंशन किया गया कि 2012 से पहले जो शिक्षक हैं उनके द्वारा जो दक्षता परीक्षा पास की गई है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो चूंकि आपने गलत चीज चुन लिया है और वो सर्टिफिकेट या फिर डॉक्यूमेंट आपके पास प्रोड्यूस करने के लिए नहीं होगा। अभी मैंने जो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला बताया कि ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड या फिर इंटर प्लस डीएलएड, चूंकि आपके पास वो इंटर वाला होगा, लेकिन दक्षता अगर आपने चुन लिया पात्रता की जगह, तो उस कंडीशन में दक्षता परीक्षा का तो कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो वो आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में आयोग आप पर कड़ा एक्शन ले सकता है और आपके आवेदन को निरस्त कर सकता है। इसके अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो कि मार्क्स के डिटेल को गलत भरे हैं, लेकिन उन्होंने जैसे कि मान लीजिए आप ग्रेजुएशन का डिटेल भर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन के डिटेल में बहुत सारी चीज़ें मांगी गई हैं कि आपका पासिंग ईयर क्या है, इसके अलावा जैसे कि आप किस इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए हैं, बोर्ड का नाम क्या है, इसके अलावा जो आपके मार्क्स की डिटेल मांगे गए हैं। तो अगर कोई भी डिटेल इससे मैच करता है आपके पास जो ओरिजिनल होगा, तो आपका अभ्यर्थन कैंसिल नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने बोर्ड सही भरा है, आपने इंस्टीट्यूट का नाम सही भरा है, आपने पासिंग ईयर सही भरा है, तो उससे एटलीस्ट प्रूफ तो हो जा रहा है ना कि हाँ आप ही वो कैंडिडेट हैं। बाई मिस्टेक ह्यूमन एरर की वजह से आपने मार्क्स को गलत फिल कर दिया है। तो कोई भी आप जैसे ग्रेजुएशन का, डीएलएड का, इंटरमीडिएट का, पोस्ट ग्रेजुएशन का जो भी डिटेल डाल रहे हैं, उससे एटलीस्ट ये प्रूफ हो जाना चाहिए कि आप ही वो कैंडिडेट हैं और आपके पास वो सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट है। लेकिन बाय मिस्टेक एक आध डिटेल में गलती हो गया है जो कि डायरेक्टली आपके मेरिट को प्रभावित नहीं कर रहा है, क्योंकि मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे एकेडमिक के, इसलिए आपका अभ्यर्थन कैंसिल नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा ना हो कि आपने ग्रेजुएशन के डिटेल तो भरे हैं, ग्रेजुएशन में आपके सारे डिटेल ही गलत हो जाए, जैसे कि आपका पासिंग ईयर भी गलत है, आपका इंस्टीट्यूट नेम भी गलत है, आपका मान लीजिए कि जो बोर्ड नेम भरना है वो भी गलत है, और यहाँ तक कि मार्क्स भी गलत है। तो उस कंडीशन में आप प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे कि आप ही का ही ये सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट है। तो उस कंडीशन में डायरेक्टली आपको बहुत सारी दिक्कतें आने वाली है और निश्चित तौर पर आपका अभ्यर्थन जो है वो प्रभावित हो सकता है। लेकिन अगर किसी भी एक फील्ड में केवल गलती हुआ, जैसे मार्क्स में या फिर बोर्ड नेम में या फिर इंस्टीट्यूट नेम में या फिर पासिंग ईयर में, बाकी सभी डिटेल सही है जिससे ये मैच हो जाएगा कि हाँ आप ही वो कैंडिडेट है, तो अभ्यर्थन कैंसिल नहीं होगा। ऐसा ना हो कि पूरे डिटेल ही मिसमैच हो जाए। एक आध मिसमैच होता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर पूरे मिसमैच हो जाएंगे तब प्रॉब्लम जरूर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं आवेदन में स्टेप बाय स्टेप जो आपसे डिटेल मांगे गए थे, जैसे कि आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी माता का नाम। तो नाम में अगर कोई गलती है तो दो प्रकार से गलती होती है। एक तो होता है जैसे किसी के नाम में स्पेस में गलती हो गई, या फिर
किसी का नाम मान लीजिए राहुल कुमार सिंह है, तो किसी नाम की स्पेलिंग में गलती हो गई तो इसे माइनर मिस्टेक के तौर पर देखा जाता है। और ऐसी मिस्टेक जो होती है वो अधिकांश केसेज में अधिकांश आयोग एक एफिडेविट लेकर के आपको एक तरीके से अलाउ कर देता है भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के संदर्भ में। लेकिन कुछ ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जो कि मेजर मिस्टेक के तौर पर जाने जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक अभ्यर्थी है राहुल कुमार सिंह, उनके पिता का जो असली नाम है वो मान लीजिए राकेश प्रसाद सिंह है और उनके पिता का नाम हो गया है कि सुधीर यादव, तो ये मेजर मिस्टेक माना जाएगा और इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका अभ्यर्थन कैंसिल कर दिया जाएगा। यानी पूरा नाम ही चेंज हो गया आपका या फिर आपकी माता का या फिर आपके पिता का, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका अभ्यर्थन कैंसिल कर दिया जाएगा। बाकी जो नेम में स्पेलिंग की मिस्टेक है या फिर एक आध लेटर इधर उधर हो गया तो उससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। जो एफिडेविट होता है जिसे आप नोटरी बोलते हैं, शपथ पत्र बोलते हैं, कोर्ट से जो बनता है वो लेकर के आपको आगे अलाउ कर दिया जाता है। दूसरा, आपको आवेदन में भरना था आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में भी आपकी गलती एक्सेप्ट नहीं होती है। क्यों? क्योंकि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही जो मेरिट बना होगा वो बनता है, क्योंकि आप एलिजिबल हैं या नहीं उसके हिसाब से ही तय होता है। ठीक है, तो डेट ऑफ बर्थ की भी गलती को मेजर मिस्टेक मानती है आयोग और इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको अपना जेंडर भरना था, मेल फीमेल, तो ये तो डायरेक्टली आपके आवेदन को निरस्त कर देगा क्योंकि फीमेल को 50% रिजर्वेशन है जिसकी वजह से ये डायरेक्टली मेरिट से जुड़ा हुआ है। इसलिए आपका आवेदन अगर जेंडर में गलती हुआ है तो कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा अन्य राज्य का अभ्यर्थी अगर बिहार को सेलेक्ट कर लिया है बाई मिस्टेक तो भी आपका आवेदन निरस्त हो जाएगा, क्योंकि बिहार के अभ्यर्थी ही एक तरीके से वहाँ की सीट पर फाइट कर सकते हैं, बाहर के अभ्यर्थी वहाँ की सीट पर फाइट नहीं कर सकते। तो अगर गलत तरीके से आपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है, चाहे डोमिसाइल की बात करें या फिर रिजर्वेशन के लिए, तो वो सब कुछ निरस्त हो जाएगा भविष्य में जाकर के। ठीक है, इसको लेकर के आप बिल्कुल सजग रहिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कि जो परमानेंट रेजिडेंस का सर्टिफिकेट, डोमिसाइल वगैरह, ये मैंने आपको क्लियर कर ही दिया। इसके अलावा दिव्यांग अभ्यर्थियों की अगर बात करें तो देखिए अन्य राज्य के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए ऑप्शन हाईलाइट है कि वो लोग दिव्यांग वाला ऑप्शन चुन सकते हैं। तो वहाँ पर किस प्रकार से उनको ट्रीट किया जाएगा ये चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अन्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों को अगर आप देखेंगे तो बिहार के बाहर सभी जनरल कैटेगरी में ही फाइट कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए ऑप्शन हाईलाइट है, वो उनको चुन सकते हैं कि वो दिव्यांग हैं अथवा नहीं। तो इनके लिए स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है कि इनको बाहर के राज्य के अभ्यर्थी के तौर पर जनरल में ही फाइट करना होगा या फिर इनको जो दिव्यांगता के लिए सीट रिजर्व है वो लाभ दिया जाएगा या नहीं, क्योंकि अगर जो भी कैटेगरी होती है वो सब हाईलाइट नहीं हो रहा है, लेकिन इनके लिए सीट जो है वो हाईलाइट हो रही है दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए। तो ये चीज़ें स्पष्ट नहीं है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी मैं अपनी तरफ से नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है भविष्य में जाकर के। तो यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, इसलिए आप खुद तय करिएगा कि इसका क्या होगा, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इसके बारे में कोई भी बातें मेंशन नहीं की गई हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है वो भी ऑप्शन हाईलाइट हो रहा है, लेकिन इसके बारे में भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बातें मेंशन नहीं की गई हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद से अगर आपके आधार के डिटेल में कुछ गलती हो गया है तो निश्चित तौर पर प्रभावित होंगे आप। क्यों? क्योंकि जो आपका बायोमेट्रिक डिटेल होना है, जो आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना है, वो आपके आधार नंबर से ही आपको एक तरीके से वेरीफाई किया जाएगा। आधार नंबर में ही आपका बायोमेट्रिक चूंकि लिंक होगा, इस वजह से वो डायरेक्टली प्रभावित करेगा आपके अभ्यर्थन को। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। कहने का मतलब यह है कि जैसे पैन कार्ड और या फिर ड्राइविंग लाइसेंस से जब आप जा रहे थे तो 200 रुपये आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए अलग से लिया जा रहा है, और अगर आप आधार से जा रहे हैं तो कोई भी अलग से चार्ज नहीं है। चूंकि आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना है, अगर आपने गलत आधार नंबर डाल दिया तो उसमें वो बायोमेट्रिक आपका हाथ के अंगूठे का निशान या फिर आपकी आंख के रेटिना का निशान उसे मैच नहीं करेगा, उस आधार से आपका लिंक नहीं होगा। जो आपका जेन्युइन होगा उसी में तो आपका लिंक होगा। इस वजह से ये डायरेक्टली आपको प्रभावित करने वाला है अगर आधार के डिटेल में आपसे कोई भी गलती हो गई है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद से एड्रेस की बात आती है, जिसमें करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस पूछा गया है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी एड्रेस लिखने में कोई गलती कर दिए हैं, तो इसको लेकर के आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई ऐसा डिटेल नहीं है जिसकी वजह से आपका मेरिट डायरेक्टली प्रभावित हो। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में ऐसे अभ्यर्थी जो कि एड्रेस गलत फिल कर दिए थे, तो उनको काउंसलिंग के दौरान अपना नया एड्रेस सेलेक्ट करने का मौका दिया गया था। तो आयोग अगर चाहेगी तो आपको मौका दे सकती है आपको एड्रेस चेंज करने के संदर्भ में। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रभावित मत रहिए कि हाँ आपका अभ्यर्थन कैंसिल कर दिया। नहीं, ये ऐसा चीज़ है जिससे आपका मेरिट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी ये बोल रहे थे कि उत्तर प्रदेश या फिर अन्य राज्य से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए जो डिस्ट्रिक्ट है वो चुनने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो ऐसे अभ्यर्थी को घबराने की आवश्यकता नहीं है।
मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी एड्रेस में प्रॉब्लम है उसको लेकर के कोई भी प्रॉब्लम भविष्य में शायद ना हो, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके मेरिट से नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि अदर स्टेट के लिए वो ऑप्शन हाईलाइट ही नहीं हो रहा था। ठीक है, जब आप आवेदन करने जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से विवाहित या फिर अविवाहित वाले सिलेक्शन में अगर आपका कोई गलती हो गया तो खास प्रभावित नहीं होगा अगर आप एक मेल कैंडिडेट हैं, लेकिन फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप प्रभावित हो सकती हैं। ठीक है, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसके बाद जो पात्रता परीक्षा और दक्षता परीक्षा को चुनना था, तो उस कंडीशन में ये डायरेक्टली आपको प्रभावित करेगा, क्योंकि दक्षता चीज़ अलग है, वो 2012 से पूर्व जो नियुक्त और कार्यरत शिक्षक हैं उन पर लागू होगा, और पात्रता जो अभी के बीएड बीटीसी पास कैंडिडेट हैं जो कि सीटेट या फिर बीटीटी के आधार पर सम्मिलित होने जा रहे हैं, उसकी बात की जा रही है। तो दोनों चीज़ अलग है, तो इसके हिसाब से आप डायरेक्टली प्रभावित होंगे। इसके अलावा अगर आप एसटीटी पेपर 1 और एसटीटी पेपर 2 को गलत तरीके से यूपी में रहते हुए चुन लिया होगा तो भी आप डायरेक्टली प्रभावित होंगे, क्योंकि ये आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर डालना था, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है अभ्यर्थियों का, क्योंकि पहले जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं उनके द्वारा नहीं बताया गया था कि एनए लिखना है, बाद में बताया गया लगभग 8-10 दिन बाद। तो इसमें मैंने भी अपने डेडिकेटेड वीडियो में आपको सीरियल नंबर के बारे में बताया था, जो कि आपके मार्कशीट पर होता है। तो अगर आपने वो डाला हुआ है तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सारे डिटेल आप प्रोड्यूस कर सकते हैं फिजिकली तौर पर जब आपकी काउंसलिंग हो रही होगी। मैंने आपको क्या बताया कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपने फिल करी हैं वो आपके पास फिजिकल तौर पर प्रूफ के तौर पर अगर अवेलेबल है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप प्रूफ कर सकते हैं कि आप ही वो जेन्युइन कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो वो आपके जो मार्कशीट है वो तो आप दिखाएंगे ही कि हाँ देखिए मेरे मार्कशीट पर ये सीरियल नंबर लिखा हुआ है, या फिर अगर आपने एनए कर दिया है तो एनए वाले को भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन ने एनए लिखने के लिए बोला है। आपके सर्टिफिकेट पर कोई भी इस प्रकार का सर्टिफिकेट नंबर नहीं होता है। इसके अलावा इश्यू डेट को लेकर भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चूंकि बीटीईटी या फिर सीटीईटी के मार्क्स तो आपके जोड़े नहीं जाने हैं। सिर्फ ये देखा जाएगा कि जो आवेदन की अंतिम तिथि है 12 जुलाई 2023, उससे पहले के ही सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो आपका जो सर्टिफिकेट इशू डेट है वो उससे पहले का है, भले ही आपने गलत भर दिया तो भी आपको परेशानी नहीं होगी, बस उससे पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद से अगर हम लोग बात करें जो प्रशैक्षिक योग्यता चुनना था, जिसमें बीएड बीटीसी और ये सभी चीज़ें चुननी थी, उसमें आप सही तरीके से चुने होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, इसके अलावा सब्जेक्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सामान्य और उर्दू और बांग्ला को चुनना था। तो उर्दू और बांग्ला की एलिजिबिलिटी अलग है। अन्य राज्य के अभ्यर्थी जाहिर सी बात है बांग्ला पढ़े नहीं होंगे तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको सामान्य कैटेगरी वाली जो थी, सामान्य कैटेगरी कहने का मतलब कि सामान्य सीट जो है जिसमें हिंदी, देखिए 3 लैंग्वेज की बात की जा रही है, उर्दू, बांग्ला और हिंदी। तो आप सामान्य कहने का मतलब कि हिंदी वाले ऑप्शन को आप चुन रहे हैं, तो वो बिल्कुल सही होगा अन्य राज्य के अभ्यर्थी के लिए। अगर आपने बांग्ला और उर्दू किया है तो उसकी एलिजिबिलिटी अलग है, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो इसको विशेष तौर पर आप देखिएगा। इसके बाद से आपसे कक्षा 1 से 5 के लिए जो आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसमें आपको चुनना था जो इंटरमीडिएट प्लस डीएलएड या फिर ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड या फिर अन्य डिटेल जो थी, तो उसमें जो भी आपने डिटेल चुना होगा उसी के अनुसार आपके जैसे हाई स्कूल जैसे कि इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन के डिटेल मांगे जाएंगे। तो चूंकि आपने इंटर प्लस डीएलएड चुना है तो इंटर के डिटेल मांगे गए होंगे, और ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड चुना है तो ग्रेजुएशन के डिटेल मांगे गए होंगे। तो जो भी डिटेल आपसे मांगे गए हैं वो सब कुछ आपका सही भरा है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद से आपके डीएलएड के डिटेल मांगे गए थे। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये प्रश्न आ रहा था कि उन्होंने जो ग्रेजुएशन के डिटेल मांगे गए हैं उसमें उन्होंने बाई मिस्टेक नंबर को ऊपर नीचे कर दिया है या फिर गलत भर दिया, तो क्या कोई प्रॉब्लम होगा? देखिए डायरेक्टली ये मेरिट से नहीं जुड़ा हुआ है। अगर आयोग चाहे तो इसको इग्नोर कर सकता है, क्योंकि आपका मेरिट इससे कनेक्टेड नहीं है, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा अगला जो चुनना था 9वें नंबर में, वो आपका प्रायोरिटी को चुनना था कि पोस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से। तो अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है वो केवल एक ही पोस्ट के लिए एलिजिबल ही हैं, प्राइमरी के लिए, तो आपको केवल एक लिखना था वहाँ पर। और बिहार के जो कैंडिडेट होंगे अगर तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे तो आप अपने हिसाब से प्रायोरिटी सेट किए होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद से आपको 3 जिले का प्रेफरेंस देना था। ये जो 3 जिले थे वहाँ पर आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, मतलब वहाँ पर आपको नियुक्ति दिया जाएगा आपके सिलेक्शन होने के बाद से। इसके बाद से आपको फोटो को अपलोड करना था। फोटो अपलोड करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि उनका फोटो साफ नहीं आया है, या फिर बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें आ गई हैं, या फिर चेहरे के सामने कुछ आ गया है। इस प्रकार की मिस्टेक को लेकर के आप खास से प्रभावित मत रहिए। क्यों मत रहिए? क्योंकि देखिए जो आप सीटेट का जो
इस साल वाला जो आपका सर्टिफिकेट आया होगा उसमें जो उन्होंने कैमरे से उस समय वेबकैम से जो आपका इमेज लिया था वही इमेज दिया गया, तो उस पर इमेज किस प्रकार से आपका धुंधला आता है या फिर ये सभी चीज़ें आती है, क्योंकि वो जो वेबकैम होता है ना उसका जो पिक्सल होता है वो बहुत हाई क्वालिटी का नहीं होता है। जैसे कि आप देखेंगे आपके मोबाइल का जो कैमरा होता है वो 8 मेगापिक्सल, 12 मेगापिक्सल, 25 मेगापिक्सल इस प्रकार से होता है, तो उस कंडीशन में आपकी इमेज साफ आती है। लेकिन वो वेबकैम जो होता है वो अच्छे मेगापिक्सल का कैमरा नहीं होता है, इस वजह से वो चीज़ें थोड़ी ब्लर हो जाती है या फिर थोड़ी धुंधली आती हैं। तो अगर इस प्रकार का कोई प्रॉब्लम है तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हालांकि जो गाइडलाइन इनके द्वारा इशू किया गया था कि आपका देखेंगे कि जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल वाइट होना चाहिए या फिर सामने कोई भी चीज़ नहीं आनी चाहिए, तो इसको लेकर के घबराइए मत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये प्रश्न आ रहा था कि उन्होंने गॉगल लगाते हुए, चश्मा लगाते हुए फोटो को अपलोड किया तो क्या कोई प्रॉब्लम होगा। अगर आपका वो चश्मा पावर वाला है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपने शौक से धूप वाला चश्मा या फिर ये चीज़ें लगाई हैं तो वो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। पावर वाले जितने भी चश्मे होते हैं वो सब कुछ एक्सेप्टेबल है, उसको लेकर के परेशान मत रहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी पावर वाला चश्मा है तो। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से जो आपको सिग्नेचर अपलोड करना था, सिग्नेचर अपलोड करने में इंग्लिश और हिंदी दोनों में अपलोड करना था, तो इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी। अगर आपका गलत सिग्नेचर अपलोड हुआ है, जैसे कि साइबर कैफे से भरवाते हैं तो कई बार क्या होता है कि दूसरे का सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आपका सिग्नेचर मिसमैच होता है तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। लेकिन चूंकि ये डायरेक्टली आपके मेरिट से नहीं जुड़ा हुआ है तो आयोग अगर चाहे तो इसमें रियायत दे सकता है, ठीक है। देखिए मेनली मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी आपकी प्रॉब्लम होती है वो आपके उस फील्ड से प्रॉब्लम होती है जो कि डायरेक्टली आपके मेरिट से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आपका मेल फीमेल वाला मैंने बताया क्योंकि फीमेल को 50% रिजर्वेशन है। इसके अलावा जो आपने दक्षता चुना है या फिर पात्रता चुना है उसकी वजह से आप प्रभावित होंगे। इसके अलावा आपने जो इंटर प्लस डीएलएड या फिर ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड चुना है तो उसके हिसाब से आपको चीज़ें प्रोड्यूस करनी होंगी, अगर नहीं है तो जाके आपको प्रॉब्लम होगा। तो ये सभी चीज़ें आपको देखनी होंगी। उम्मीद करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।